हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के शैक्षिक और अनुदेशात्मक उद्देश्य की, यानी कि एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्य की कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है, किसे कहते हैं शैक्षिक उद्देश्य। तो दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य यानी कि आधुनिक शिक्षा। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य में यानी कि आधुनिक शिक्षा में बालक को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है, यानी कि इसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है बालकों में, और बालकों को इसमें सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, और इसी कारण शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में बालकों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां और योग्यताओं आदि पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं और उनका किस क्षेत्र में उनकी रुचि है और उनकी योग्यता कैसी है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इससे हमारा समाज यह निर्धारित करता है कि छात्रों को क्या प्राप्त किया जाना चाहिए। जो हमारी सोसाइटी होती है ये निर्धारित करती है कि छात्रों को क्या प्राप्त किया जाना चाहिए। जो छात्र होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या प्राप्त किया जाना चाहिए, और शिक्षक यह निर्धारित करता है कि छात्र को क्या प्राप्त किया जा सकता है। सोसाइटी तो हमारी सिर्फ ये देखती है कि छात्र को क्या प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो ये देखते हैं कि छात्रों को क्या प्राप्त किया जा सकता है, और इन दोनों से जो परिणाम निकलता है उसी को शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य का जो लक्ष्य होता है ये होता है विद्यार्थी का ऑल ओवर डेवलपमेंट। इसकी परिभाषा की बात करें तो शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा E.J. फ्रस्ट के अनुसार हम इसकी परिभाषा देते हैं। उन्होंने कहा था कि शैक्षिक उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में वह वांछित परिवर्तन है जिसको हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयास करते हैं। ये किसने कहा था? E.J. फ्रस्ट ने। E.J. फ्रस्ट ने कहा था कि शैक्षिक उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में वह वांछित परिवर्तन है जिसको हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसको हम छोटे से रूप में समझते हैं कि जितने भी विषय जो टीचर हमें पढ़ाते हैं या फिर करवाते हैं, बच्चे उसमें पारंगित हो जाएं, मतलब कि बच्चों को उसकी पूरी की पूरी नॉलेज हो जाए, और नॉलेज के साथ साथ बच्चे उसे अपने जीवन में भी उतार सकें। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है? मेन शैक्षिक उद्देश्य का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी शिक्षक हमें पढ़ाएं, जो भी हम छात्र को पढ़ाएं, वो छात्र को अच्छे से समझ में तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ छात्र उसे अपने व्यवहार में भी लेके आए, अपने जीवन में भी उतार सके। ठीक है, उसे हम लोग शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। और जो उद्देश्य होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे कदम होते हैं। उद्देश्य होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कदम है। ठीक है, B.S. ब्लूम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के बारे में बताया था कि क्या शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो उनके जो साथी थे, उन्होंने और B.S. ब्लूम ने बहुत सारी कोशिशें की ताकि जो शिक्षा है उसमें व्यवहारिक और सैद्धांतिक उद्देश्यों में अधिक परिवर्तन न हो। ठीक है, B.S. ब्लूम ने और उनके साथियों ने काफ़ी कोशिशें की थी कि जो शिक्षा है उसमें केवल व्यवहारिक और सैद्धांतिक उद्देश्यों में ही परिवर्तन ना हो, बल्कि यानी कि बच्चों को सैद्धांतिक रूप में ही ना पढ़ाएं, बल्कि उन्हें उनके विद्यार्थी के व्यवहार में भी उनको लेकर आए। ये किसका था? B.S. ब्लूम और उनके साथियों का। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लूम की, यानी कि उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ब्लूम थे कौन। तो दोस्तों, ब्लूम जो थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने 1956 में शिक्षा के बारे में रिसर्च किया, यानी कि उनके बारे में खोज की। और जब उन्होंने शिक्षा के बारे में रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि शैक्षिक जो गतिविधि होती है इसके 3 डोमेन होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो शैक्षिक गतिविधि होती है उसके 3 डोमेन होते हैं, यानी कि जब भी एजुकेशन वर्क होता है या फिर एजुकेशन दी जाती है या फिर जब भी कोई शिक्षा लेता है तो व्यक्ति का विकास जो होता है वो 3 क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये किसने कहा था? B.S. ब्लूम ने कहा था। अर्थात व्यक्ति को शिक्षा देने पर उसका 3 क्षेत्रों में विकास होगा। वो क्षेत्र कौन कौन से? सबसे पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। सेकंड है भावात्मक क्षेत्र, इफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड है मनोशारीरिक क्षेत्र, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। जो संज्ञानात्मक डोमेन होता है इसको ज्ञान से लिया जाता है, और जो भावात्मक होता है इसे मनोवृत्ति से लिया जाता है, और जो कौशल होता है साइकोमोटर डोमेन जो होता है उसे कौशल यानी कि स्किल से लिया जाता है।
अपनी पुस्तक यानी कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में ब्लूम का वर्गीकरण किया है। ब्लूम ने अपनी पुस्तक जो थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन में ब्लूम का वर्गीकरण किया है, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन किया है। यह टैक्सोनॉमी जो है काफ़ी प्रचलित है, जो टैक्सोनॉमी है काफ़ी फेमस है, और वर्तमान में जो भी शिक्षा प्रणाली होती है, जो भी शिक्षा होती है, वो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके डोमेन्स के बारे में थोड़ा कि डोमेन्स होते क्या हैं। ठीक है, मतलब कि जो संज्ञानात्मक डोमेन, भावात्मक डोमेन और साइकोमोटर डोमेन जो होते हैं, ये होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञानात्मक डोमेन की। संज्ञानात्मक डोमेन जो होते हैं वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हैं। संज्ञानात्मक डोमेन जो हैं वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हैं, यानी कि जब भी हमें शिक्षा दी जाएगी तो हमारा मेंटल एबिलिटी डेवलप होगा। ठीक है, और इसी को ही ज्ञान कहा जाता है, मतलब कि ब्लूम के इस डोमेन को ज्ञान कहा गया है। ठीक है, संज्ञानात्मक डोमेन को ज्ञान कहा गया है, और भावात्मक डोमेन को मनोवृत्ति कहा गया है, और साइकोमोटर डोमेन को कौशल कहा गया है, यानी कि स्किल। ठीक है, और जो भावात्मक डोमेन होता है, सेकंड जो है इसका भावात्मक डोमेन, ये ब्लूम ने कहा था कि शिक्षा से व्यक्ति के भावात्मक क्षेत्र में विकास होगा। ठीक है, जो संज्ञानात्मक डोमेन जो है उससे तो व्यक्ति का ज्ञान में विकास होगा, लेकिन भावात्मक डोमेन से ब्लूम ने कहा था कि व्यक्ति के भावात्मक क्षेत्र में विकास होगा, यानी कि इफेक्टिव डोमेन जो होता है इसे मनोवृत्ति कहा गया है। मनोवृत्ति जो होती है वो मनोदशा को दर्शाती है। ठीक है, और जो मनोदशा होती है वो ये दर्शाती है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, व्यक्ति का नैतिक विकास कैसा होगा, और उसके सोचने समझने की क्षमता कैसी होगी। ये कौन सा डोमेन दर्शाता है? भावात्मक डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन जो होता है, ये मेन जो डोमेन होता है ये स्किल पर आधारित होता है, यानी कि कौशल पर। ठीक है, और ये डोमेन जो होता है हमारे शरीर से रिलेटेड होता है, यानी कि जो हमारी शारीरिक क्षमता के आधार पर जब भी हम विकास करते हैं तो उसे साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसे स्किल से दर्शाया जाता है, स्किल इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष की, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन क्या है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष की। इन्होंने इसे 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले ब्लूम ने क्या कहा था, उन्होंने अपने जो ब्लूम का वर्गीकरण था उसको उन्होंने 3 डोमेन में 3 क्षेत्र में बांटा था, जिसमें सबसे पहला था संज्ञानात्मक, और फिर हमारा था भावात्मक, और फिर था मनोशारीरिक। ठीक है, फिर ब्लूम ने क्या किया, संज्ञानात्मक डोमेन को फिर से 6 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला था ज्ञान, सेकंड था बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, फोर्थ विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, फिफ्थ संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, एंड सिक्स मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। ठीक है, ये ब्लूम ने अपने जो संज्ञानात्मक डोमेन जो था उसको इन्होंने 6 भागों में बांटा था। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ब्लूम का जो संज्ञानात्मक डोमेन था उसमें सबसे पहला है ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो फ्रेंड, हमें किसी भी चीज़ का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, बिना नॉलेज के तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को एक एक करके समझेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं और वो दूसरे दोस्तों को दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। तो एक फ्रेंड जो होता है वो दूसरे फ्रेंड के पास जाता है और एक मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, कुछ भी यहाँ पर मान सकते हो, वो लेकर के जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का लेते हैं। तो जो फ्रेंड होता है वो दूसरे फ्रेंड के पास जाता है और कहता है, देख ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। तो बोलता है, अच्छा लग रहा है। तो बोलता है, तुझे पता है मोबाइल फ़ोन है? तो कहता है, हाँ ये तो पता है मुझे मोबाइल फ़ोन है। तो बोलता है, चल ठीक है, फिर तुझे इसके बारे में नॉलेज है ना, चल इससे करते क्या है ये मुझे बता। तो वो बोलेगा, इससे कि फ़ोन कर सकते हैं या फिर इससे हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो बोलता है, अच्छा चल ठीक है, तुझे पता है ना, चल इसको प्रयोग करके दिखा, यानी कि इसका एप्लीकेशन का यूज़ करके दिखा। तो वो जो दूसरा बंदा होता है, अगर वो उसका यूज़ कर ले, यानी फ़ोटो खींच ले या फिर कॉल कर ले, तो इसका मतलब कि उसको उस फ़ोन के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज है। उसको पता तो था कि ये फ़ोन है, उसको नॉलेज थी इसके बारे में, और उसको वहाँ पर समझ भी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी कि ये फ़ोन क्या काम कर सकता है, इस चीज़ की नॉलेज भी थी, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी थी। उसके बाद जाके उसने उसका प्रयोग किया, यानी कि उसके एप्लीकेशन का प्रयोग किया। अगर उसने फ़ोन कर दिया तो उसको उसकी नॉलेज, उसके एप्लीकेशन की नॉलेज है। अगर उसने फ़ोन वॉन नहीं किया या फिर कैमरे से फ़ोटो वोटो नहीं खींची तो उसको उसके एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, तो वो फ़ोन से उस कैमरे से फ़ोटो भी खींच लेता है और फ़ोन भी कर लेता है। ठीक है,
लेकिन वो उससे अपने फ्रेंड से बोलता है चल मुझे इसके बारे में डिटेल से बता, यानी कि जो ये फ़ोन है उसके बारे में डिटेल से बता, क्योंकि उसको कुछ कुछ पार्ट्स की यहाँ पर नॉलेज थी। तो उसने बोला मुझे इस फ़ोन के बारे में डिटेल से बता, क्या पता इसे मैं भी खरीद सकूँ। तो वो जो पहला वाला फ्रेंड होता है वो बताता है, ठीक है, उसके हर एक छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताता है। इसका कैमरा अच्छा है, इसका कैमरे का इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, ये हीट कम करता है, ऐसे ऐसे वो उसको 10-11 उसको इसके अच्छे फैक्ट बता देता है, ठीक है। तो जो फ्रेंड होता है वो जब इसका सिंथेसिस करता है तो वो बोलता है कि कुल मिला के मतलब जो उसके पहले फ्रेंड ने 10 उसमें से उसके अच्छे और बुरे फैक्ट बताए थे, उसमें से जो दूसरा फ्रेंड था उसने जब इसका सिंथेसिस किया तो उसने उसको पूरा एज अ होल देखा, तो उसने बोला कि हाँ ये अच्छा है। अगर उसने 10 फैक्ट में से 7 फैक्ट उसके अच्छे बताए तो उसने बोला हाँ ये अच्छा है, कुछ फैक्ट अगर गंदे भी बताए तो उसने बोला हाँ ये बेकार है। तो लास्ट में जब वो उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो बोलेंगे या तो ऑल ओके होगा या फिर नॉट होगा, मतलब कि या तो बिल्कुल सही है या फिर नहीं, कि उसका हम मूल्यांकन जब हम करेंगे तो हम ये निर्धारित करेंगे कि ये बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, ठीक है। यानी कि अब हम इसको डिटेल से समझते हैं कि ज्ञान जो होता है, यहाँ पर बात की गई थी फ़ोन की। तो ब्लूम ने कहा था कि ब्लूम ने ज्ञान को सबसे पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना करना असंभव है, ठीक है। यहाँ पर जो फ़ोन की बात करी गई थी, फ़ोन यानी कि नॉलेज, तो उसको हम कुछ भी चीज़ लें उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो ज्ञान का होना बेहद ज़रूरी है, और जब तक किसी वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है, ठीक है। अगर संभव भी हो जाए तो उसको सही दिशा नहीं मिल पाती है। इसी कारण ब्लूम टैक्सोनॉमी ने इसे प्रथम स्थान दिया कि जो भी हमने सामान लिया था उसके बारे में हमें नॉलेज का होना बेहद ज़रूरी है। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो हम ना ही उसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ना ही उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, ना ही उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और ना ही सिंथेसिस और मूल्यांकन तो हम उसका कर ही नहीं सकते। तो ज्ञान का होना बेहद ज़रूरी है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। तो उसने फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद उसको पता था कि ये फ़ोन से हम लोग कॉल कर सकते हैं, इससे हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं, उसको उसके बारे में नॉलेज थी, उसको अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी उसके बारे में। तो ब्लूम ने कहा था कि ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना, जो ज्ञान है, नॉलेज जो है, उसको समझना और उसके सभी पहलुओं से परिचित होना एवं उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना, कि उसके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, इसके बारे में ज्ञान अर्जित करना, ठीक है। थर्ड है एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग। तो हमने ज्ञान, तो हमें पता चल गया कि ज्ञान क्या है, उसके बाद हमें उसकी नॉलेज भी हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है, यानी कि उसकी समझ भी हो चुकी है कि सबसे पहले हमें पता था ये फ़ोन है, उसके बाद हमें पता चल गया था कि इससे हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड एप्लीकेशन, यानी कि उसको प्रैक्टिकल रूप देना। जो भी हमारा ज्ञान है वो चाहे किसी क्षेत्र में हो, जो भी हमारा ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल रूप देना एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। और प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में उसे लागू करना और उसके बाद उसकी समस्या का समाधान निकालना, ये सब एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। और इसी को ज्ञान को उन्होंने स्किल रूप में परिवर्तन कर दिया, यानी कि ब्लूम ने ज्ञान को स्किल रूप दिया है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले पता था ये फ़ोन है, उसके बाद हमें पता था कि इससे हम लोग कॉल कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसके एप्लीकेशन की नॉलेज भी थी कि हम लोग इससे कैसे हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं और कैसे हम लोग इससे कॉल कर सकते हैं। तो ज्ञान के साथ साथ उसकी समझ होना, उसके एप्लीकेशन का प्रयोग करना भी आना चाहिए। फोर्थ है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। विश्लेषण से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ के गुणों को टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि गुण और अवगुणों के बारे में बताना कि उसके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, इसके बारे में विश्लेषण में अच्छे से बताना, ठीक है। विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य जोड़ना या तोड़ना है, अर्थात किसी बड़े टॉपिक को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। वहाँ पर फ़ोन था, फ़ोन के बारे में उसने फिर उसको नॉलेज थी, नॉलेज के बाद उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको उसके एप्लीकेशन के बारे में मालूम था। उसके बाद आता है हमारा उसका एनालिसिस करना, यानी कि उसको डिटेल से उस फ़ोन के बारे में, उसके हर एक फ़ीचर के बारे में डिटेल से बताना।
तो ठीक है, यहाँ पर उसके छोटे छोटे भागों में विभक्त करना एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करना। जब उसको उसके हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल से बताया होगा तो उस जो दूसरा व्यक्ति था उसको उसके हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल से मालूम हुआ होगा, यानी कि इस फ़ोन में क्या अच्छा है और क्या गंदा है, मतलब कि कौन से फीचर अच्छे हैं कौन से फीचर गंदे हैं, इसके बारे में उसे डिटेल से पता चल गया, उसको उस चीज़ की अच्छे से समझ हो गई। ठीक है, और उसके बाद उसको जिससे उसका क्या हुआ, नवीन ज्ञान का उसमें निर्माण हुआ। और ब्लूम का यह विचार समस्या समाधान में भी सहायक है। उससे हमें क्या होता है, एनालिसिस से हमें समस्या समाधान में हेल्प मिल जाती है कि अगर हमारे लिए अच्छा होगा, जिससे हमें उसके पूरे एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए अच्छा है या फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम उससे अपने जो समस्या का जो समाधान है उसको भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण। जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी नया ज्ञान प्राप्त किया था, उसके विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना और उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उसको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना। हमने उसके हर एक फीचर के बारे में नॉलेज ले ली थी कि फ़ोन का हर एक फीचर के बारे में हमें पता चल गया था कि ये क्या है क्या नहीं है, अच्छा है या बुरा है। तो जब हमने उसका सिंथेसिस किया तो हमको ये लगा कि हाँ ये अच्छा है, इसको तो मैं ले सकती हूँ, या फिर ऐसा भी होता है कि हाँ यार ये बेकार है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है तो इसको मैं नहीं लेती हूँ। तो इससे हमें पता चल जाएगा, जब हम उसका सिंथेसिस करेंगे तो हमारे नवीन ज्ञान का संश्लेषण करना, यानी कि जो भी हमने ज्ञान एकत्रित कर रखा है उसको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना, कि हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमको ये लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, और जो लास्ट में है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें लेना है तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल लेना है, अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ठीक है, तो सब करने के पश्चात, इन सब को करने के पश्चात, यानी कि ज्ञान, बोध और प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण करने के बाद हम लोग करते हैं आखिरी में मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। और तो सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना कि यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है या नहीं। ठीक है, यानी कि जो फ़ोन था वो हमारे लिए उपयोगी था है या नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको हाँ या ना में उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है तो हम मूल्यांकन करेंगे, हाँ ये मुझे लेना ही लेना है। अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं लेना है। ठीक है, तो सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना कि यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं, और जिस उद्देश्य से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया है वह उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम है या नहीं। ठीक है, ये ब्लूम ने अपने जो ब्लूम का जो वर्गीकरण था संज्ञानात्मक पक्ष का, उसमें इन्होंने इसके बारे में डिटेल से बताया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि नॉलेज के साथ साथ उसको उस चीज़ की समझ भी होनी चाहिए, और उसके बाद उसके हर एक छोटे छोटे पार्ट्स का प्रयोग करना आना चाहिए। और लास्ट फिर उसके बाद था एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना, कि जो भी हमारा विश्लेषण में ब्लूम ने जो भी बताया था कि समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना, जो भी हमारा उसका था एनालिसिस का, कि उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। उसकी बात था सिंथेसिस, कि उसका हमने जो नवीन ज्ञान ग्रहण किया है उसका सिंथेसिस करना। उसके बाद था मूल्यांकन में, कि वह हमारे लिए आवश्यक है या नहीं, या फिर जो भी बच्चों को हम लोग जिस भी उद्देश्य से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। ये ब्लूम ने अपने वर्गीकरण में इसके बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य की, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य में जब भी शिक्षक बच्चों को कोई भी लेसन पढ़ाता है तो शिक्षक पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है। टीचर जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाता है तो वो पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है कि बच्चों को जो भी वो लेसन पढ़ाने जा रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है। ये टीचर पहले ही निर्धारित कर लेता है, और वह उस लेसन के द्वारा बच्चों को कौन सी सूचना देना चाहता है और उनमें क्या परिवर्तन लाना चाहता है, वो इन उद्देश्यों को पहले ही लिख लेता है। टीचर जब भी क्लास में जाता है वो इन उद्देश्यों को पहले ही लिख लेता है, बिना उद्देश्य का निर्धारण करे क्लास में प्रवेश नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों इससे टीचर को ये फ़ायदा होता है कि जब भी वो बच्चों को पढ़ाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे इससे कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है, और बाद में उनको रीचेक करता है और सारे उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि सारे उद्देश्य पूरे हुए या नहीं।
ठीक है। सेकंड फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई अदर पर्सन क्लास में आ जाता है, यानी कि कोई भी टीचर क्लास में आ जाते हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि टीचर बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहा है। यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो देख सकते हैं कि टीचर बच्चों को कौन सी ज्ञान देने चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये मेन उद्देश्य होते हैं इसके, टीचर के जो उद्देश्य होते हैं उनको लिखने का मेन यही उद्देश्य है, यही उनको फ़ायदा होता है कि सबसे पहले तो उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे जो भी उन्हें अपने उद्देश्य बनाए थे वो बच्चों को समझ में आए या नहीं आए, या फिर उनके कौन कौन से उद्देश्य पूरे हुए ये वो देख सकते हैं, रिचेक करके वो देख सकते हैं। दूसरा कि ये जब भी कोई अदर क्लास के टीचर या फिर कोई भी टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि टीचर बच्चों को कौन सा नॉलेज देना चाह रहे हैं। ठीक है। और ये काम जो होता है ये शिक्षक पढ़ाने से पहले ही निर्धारित करता है। ये ऐसा नहीं है कि क्लास में जाने के बाद टीचर ऐसा सोचेगा, टीचर क्लास में जाने से पहले ही ये सब कुछ निर्धारित कर लेता है। और ये जो उद्देश्य होते हैं इन्हें छात्र को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए, यानी कि छात्र की जो आयु है, उसके सोचने समझने की क्षमता और उसकी आवश्यकता अनुसार इन उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों उद्देश्य जो होते हैं ये मेन टू टाइप्स के होते हैं। तो इनको बताने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे उद्देश्य की। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है एक प्रमाणित वाक्य है। जो अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है ये एक प्रमाणित वाक्य है जो कि यह बताता है कि सीखने वाला सूचना ग्रहण करने के बाद क्या करने में सक्षम होगा। ठीक है। ये किससे पता चलता है? अनुदेशात्मक उद्देश्य से। ठीक है दोस्तों, अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है इसको स्वभाव संबंधी उद्देश्य भी कहा जाता है। अब हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे। इसमें जो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, सबसे पहला जो था वो था जनरल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। पहला है सामान्य उद्देश्य, सेकंड होता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये बहुत ब्रॉड होते हैं, यानी कि ये भी बहुत फैले होते हैं और इसे हम लेसन में अचीव नहीं कर सकते, यानी कि इसको एक ही लेसन से हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत छात्रों के तार्किक शक्ति, यानी कि जो छात्रों की तर्क वितर्क करने की जो शक्ति होती है या फिर वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, ये सभी जो भी क्रियाएं होती है, इसका जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की तार्किक शक्ति होगी और बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हो। ठीक है। तो ये तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये बहुत ब्रॉड होते हैं और इससे एक लेसन में अचीव नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना और वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना, ये सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद हमारा जो सेकंड है यह है विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं ये वो उद्देश्य होते हैं जो विभिन्न विषयों और उप विषयों के लिए निश्चित किया जाता है। यानी कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इनको हम लोग पहले ही निर्धारित करते हैं। ठीक है। ये पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि इनको हम लोग पहले से निर्धारित करते हैं। और ये जो उद्देश्य होते हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं। इनका सबसे पहला प्रयोग होता है शिक्षण कार्य के लिए, यानी कि जो शिक्षण कार्य होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड होता है विद्यार्थी के व्यवहार में लाए जाने वाले वांछित परिवर्तन, यानी कि जो भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद बच्चों के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन लाना है, ये जो उसका वांछित परिवर्तन होता है ये भी विशिष्ट उद्देश्य का ही एक लक्ष्य होता है। तो ये सब कुछ पहले से ही सोचे जाते हैं, पहले से ही इन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और इसमें थर्ड जो है विषय वस्तु से संबंधित, यानी कि जो उद्देश्य होते हैं ये विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 8th क्लास का और हम उसको पढ़ा रहे हैं 2nd क्लास का, जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है इसके अकॉर्डिंग बच्चे को ज्ञान भी देना है। ठीक है। तो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, जो भी हमारा उद्देश्य है वो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। अगर हम लोग बच्चों को मैथ्स की नॉलेज दे रहे हैं तो जो हमारा विषय वस्तु होना चाहिए वो मैथ्स से रिलेटेड ही होना चाहिए, ना कि साइंस से रिलेटेड। ठीक है। और इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी इसका उद्देश्य का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला जो उद्देश्य का निर्माण है वो है स्पष्ट वर्णन, यानी कि जो भी उद्देश्य है, जो भी हम उद्देश्य का निर्धारण करें उसका एक ही अर्थ हो, यानी कि उसका एक ही मीनिंग हो। ठीक है। अलग अलग उसका मीनिंग नहीं होना चाहिए, उसका एक ही अर्थ होना चाहिए और उसको किसी भी स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। ये इसके उद्देश्य के निर्माण में एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हम उद्देश्य का निर्धारण करें उसमें उसका अलग अलग अर्थ ना हो, बल्कि एक ही अर्थ हो। ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारे विषय वस्तु से संबंधित हो। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी हमारा उद्देश्य जो है हम निर्धारित करें वो विषय वस्तु से संबंधित ही होने चाहिए। थर्ड है बच्चों की आवश्यकता अनुसार,
ये पूरे पाठ्यक्रम में यहाँ पर बात जहाँ पर भी की है बच्चों की आवश्यकता अनुसार, तो वो चाहे शैक्षिक उद्देश्य हो या चाहे अनुदेशात्मक उद्देश्य हो, वहाँ पर केंद्र बच्चों को ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, कि जो भी हम उद्देश्य का निर्धारित करें वो बच्चों को देख कर ही, उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी रुचियों, उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही वहाँ पर उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।